नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का इस शानदार और बेहतरीन प्लेटफॉर्म ईएफई क्लासेस में स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील सारण एक साइंस का चैप्टर भोजन के अवयव कंपोनेंट्स ऑफ फूड को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं और इसमें से एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे विटामिन वाले सेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर। इसको अपने जीरो लेवल से चालू करेंगे और बिल्कुल पीक लेवल तक लेके जाएंगे ताकि हर एग्जाम्स के अंदर मोस्टली क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। तो भोजन के अवयव कंपोनेंट ऑफ फूड इसको अपने लेके चलते हैं। सबसे पहले अपने बात करें भोजन के अवयव क्या होते हैं, इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझो आप। जैसे अपने खाना खाते हैं, जो अपने डाइट लेते हैं जिसको बैलेंस डाइट कहते हैं, अपने संतुलित भोजन, उसके अंदर जैसे गेहूं है, चावल है, उनमें तो होता है कार्बोहाइड्रेट। और दालें अपने खाते हैं या अनेक हरी सब्जियां भी है, उनमें होता है प्रोटीन। और अनेक हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, नींबू वगैरह है, जैसे उनके अंदर होता है विटामिन, जैसे नींबू में विटामिन सी होता है। और इसके अलावा दूध वगैरह लेते हैं, दूध में कैल्शियम भी होता है। नमक लेते हैं, उसमें सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम है, क्लोराइड ये खनिज लवण है, और एक जल। तो ये अपने कंपोनेंट हो जाएंगे। कौन कौन से कंपोनेंट हो जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, वसा घी तेल में लेते हैं अपने, वसा, खनिज लवण मिनरल्स, और विटामिन और जल। तो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट जो अपना आता है वो आता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सेगमेंट है, तो इसके बारे में जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये शरीर के लिए एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, ये ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करेगा। ये इसका मेन उद्देश्य होता है। और कार्बोहाइड्रेट के लिए जो मुख्य स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं? गेहूं है, चावल है, अनेक प्रकार की धान, मक्का है, जौ है, इनके अंदर क्या होता है? बाजरा है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है अपने को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको सोर्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, या फिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनको अपने सामान्य भाषा के अंदर कहते हैं सैकेराइड, साइंटिफिक लैंग्वेज है ये, सैकेराइड कहते हैं। तो ये टर्म आपको ध्यान रखनी है। कार्बोहाइड्रेट के लिए वर्ड क्या आएगा? सैकेराइड, या इसको और भी सिंपल रूप में कह सकते हैं शर्करा, शुगर। अब ये जो एक इमेज बना रखी है अपनों ने, इसमें रनिंग कर रहा है, तो खिलाड़ियों को एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, या सैकेराइड से मिलेगी, या शर्करा से मिलेगी। इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन बहुत बार मोस्ट कॉमन पूछा जाता है कि खिलाड़ियों को तुरंत ऊर्जा चाहिए, तो तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है? तो वो मिलती है ग्लूकोज, ग्लूकोन डी वगैरह पीते हैं, इस प्रकार से ग्लूकोज से मिलती है। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है, ये जैसे जो फार्मूला लिखा है इसको इस प्रकार से लिखते हैं अपने। कार्बन 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन होते हैं, C6H12O6। तो ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है खिलाड़ियों को, तुरंत ऊर्जा का स्रोत है ग्लूकोज। और इसीलिए ग्लूकोज को साधारण शर्करा कहते हैं, सिंपल शुगर कहते हैं। ऐसे पेशेंट होते हैं, रोगी होते हैं, तो रोगियों को एनर्जी चाहिए। अब रोगी है, खाना खा नहीं पा रहा, उसका डाइजेशन नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से, तो डॉक्टर्स लोग ग्लूकोज लगा देते हैं सीधे, तो ग्लूकोज से उनको एनर्जी मिल जाती है इस प्रकार से। और ब्लड में भी एनर्जी अपनी ग्लूकोज के रूप में रहती है अपनी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्टार कर देता हूं मैं। खिलाड़ियों को तुरंत ऊर्जा किससे मिलेगी? ग्लूकोज से मिलेगी। एक ग्लूकोज का फार्मूला पूछा जा सकता है, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होगा? C6H12O6। 3 प्रकार के तत्व है ग्लूकोज में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन कितने? 6, हाइड्रोजन कितने हैं? 12, और ऑक्सीजन कितने? 6। इस प्रकार से बन जाता है ये। इसके बाद अपने देखें
अब नाम है कार्बोहाइड्रेट, ये नाम क्यों पड़ा, इसको जैसे अपने देखें, इसको इस फार्मूले से क्लियर करता हूं आपको मैं। देखो जैसे C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अब इसमें हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, तो 12 और 6 का अनुपात निकालें अपने, तो अनुपात क्या निकलेगा, 2:1। ये वही अनुपात है जो किस में अनुपात है, जल में है। H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, H2O हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 2:1 है। जल के लिए शब्द आता है हाइड्रेट, जैसे मान लो पानी की कमी हो जाती है, कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया, हाइड्रेट वर्ड जल के लिए आता है, तो हाइड्रेट ये है, और दूसरा इसमें क्या है, कार्बन है, इसलिए नाम क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट। साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है, रटना नहीं है बस, आपको इसी तरह रटने लग गए तो वहां इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, फिर उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल आप नहीं कर सकते, अच्छे स्कोर नहीं कर सकते एग्जाम के अंदर। हर चीज को समझ के करो इस प्रकार से। तो कार्बोहाइड्रेट में तत्व कौन कौन से लिए, 3, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अनुपात कितना है, 2:1। किसकी तरह अनुपात है, जल की तरह। H2 मतलब जल, और जल के लिए शब्द क्या आता है, हाइड्रेट। तो हाइड्रेट और कार्बन से मिलके बन गया कार्बोहाइड्रेट। तो ये इसमें दे रखा है इस पीपीटी के ऊपर आपको कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कंटेन हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो रेशियो है, अनुपात, वो कितना होगा, जल की तरह अनुपात कितना होगा, 2:1 होता है, 2:1 रेशियो मिलेगा। तो ये तो बेसिक पता किया कि कार्बोहाइड्रेट वर्ड बना कैसे। इसके बाद अपने जैसे देखें, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इसको एक टेबल के रूप में दिखा रखा है। इसको मैं आपको सिंपल रूप में बताता हूं, पहले उसको समझो आप। सिंपल फॉर्म में देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए वर्ड आता है सैकेराइड। सैकेराइड कहते हैं इसको, एक ही बात है, या कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हैं या सैकेराइड लिख सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट या सैकेराइड है, इसमें शर्करा का यदि एक अणु हो, सिंगल मॉलिक्यूल हो, एक अणु हो, तो इसके लिए शब्द क्या आएगा, मोनोसैकेराइड। मोनो आ जाएगा। 2 होंगे तो आएगा डाइसैकेराइड, और 2 से ज्यादा होंगे तो आएंगे पॉलीसैकेराइड। इसको वापस, यदि ये कलर आपको एकदम क्लियर नहीं दिख रहा तो इसको मैं वापस लिख देता हूं, ये ब्लैक में एकदम सामने आ जाएगा, एकदम क्लियर आ जाएगा। 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, और 2 से ज्यादा है तो क्या होगा, पोली। इस तरह से है। तो 3 कैटेगरी है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो ये स्क्रीन पे दिखा रखा है आपको, ये सिंपल दिखा रखा है, ये सिंपल शुगर है। और इस सिंपल शुगर को अपने देखें तो इसके अपने पार्ट जो किए, सिंपल शुगर के पार्ट जो किए, मोनोसैकेराइड लिखा हुआ है, एकदम क्लियर नहीं आ रहा आपको, थोड़ा सा बता देता हूं, मोनोसैकेराइड है। और 2 के लिए ये लिखा हुआ है डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, और 2 से ज्यादा है ये है पॉलीसैकेराइड। इस प्रकार से श्रृंखला होती है। तो कार्बोहाइड्रेट के अणुओं की श्रृंखला है वो कार्बन के अकॉर्डिंग होती है। कार्बोहाइड्रेट आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स बेसिस ऑन द नंबर ऑफ शुगर। शुगर के नंबर के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर रखा है। सिंगल होगा तो मोनोसैकेराइड, सिंगल के लिए क्या बता रखा है, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड होगा। और 2 होंगे तो 2 के लिए आएगा डाइसैकेराइड,
सिंगल के लिए मोनोसैकेराइड, 2 के लिए डाइसैकेराइड, और 2 से ज्यादा हो तो क्या आएगा? पॉलीसैकेराइड। ये साइंस की टर्म है, ये बहुत जगह काम में आएगी अपने। सिंगल के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, और 2 से ज्यादा हो तो पॉली। 3 कैटेगरी में कर दिया, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। इसके बाद अपने जैसे देखें कि ये जो मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप क्वेश्चन ऐसा बनता है कि इनमें से बताओ कौन सी मोनोसैकेराइड है या कौन सी मोनोसैकेराइड नहीं है। तो आपको 3 एग्जांपल याद रखने हैं इसमें, जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। तो मोनोसैकेराइड में जो 3 एग्जांपल है, एक तो आएगा ग्लूकोज, खिलाड़ियों को तुरंत ऊर्जा देनी है, रोगी को एनर्जी देनी है, तो क्या देंगे उसको? ग्लूकोज देंगे। ग्लूकोज होती है साधारण शर्करा, सिंपल शुगर। तो ये ग्लूकोज शो कर रखा है इस प्रकार से, ये ग्लूकोज है, साधारण शर्करा है, साधारण शर्करा, सिंपल शुगर। ये इसका डायग्राम के अंदर फार्मूला बना रखा है, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछेंगे आपसे केमिकल फार्मूला क्या होगा इसका से, कैसी स्ट्रक्चर होगी। दूसरा, जितने भी फ्रूट्स खाते हैं, अपने फल खाते हैं, फलों के अंदर शर्करा होती है फ्रक्टोज, मिलता जुलता वर्ड है, फ्रूट फ्रक्टोज, फ्रूट फ्रक्टोज, ऐसे याद कर लो आप। तो फ्रूट्स में कौन सी शर्करा होती है? फ्रक्टोज होती है, फल शर्करा होती है। तो फ्रक्टोज किस तरह की शर्करा है? मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड क्यों है? क्योंकि उसमें शर्करा का एक अणु है, सिंगल सैकेराइड है। और फ्रक्टोज किस में मिलती है? फलों में मिलती है। एक तीसरी टाइप की शर्करा और है मोनोसैकेराइड, जिसमें एक अणु है, वो है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज ये किस में मिलती है? दूध के अंदर मिलती है। तो ये 3 एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पक्का बनता है कि इनमें से कौन सी मोनोसैकेराइड नहीं है। तो 3 तो ये ऑप्शन दे देंगे आपको, चौथा कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा, तो वो ध्यान रखना है। इन तीनों को याद कर लो आप, साधारण शर्करा ग्लूकोज, फल शर्करा फ्रूट शुगर फ्रक्टोज, दूध में मोनोसैकेराइड कौन सी है? गैलेक्टोज। यहां से ये क्वेश्चन बनेंगे। फिर नेक्स्ट अपने देखते हैं, इसके बाद में ये 3 शर्करा होगी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। ये स्लाइड थोड़ा आगे कर देते हैं, उसको आप आगे होगी, इसके लिए खूब फोर्स की जरूरत पड़ती है। कोई भी काम है फोर्स के बिना नहीं होता है। आपका भी एग्जाम में जैसे कंसंट्रेशन बनेगी, टारगेट होगा ना सामने कि मेरे को हर हालत में करना है, एक माइंड के ऊपर फोर्स होगा, हर हालत में करना है मेरे को। यदि ये जुनून आ गया आपको और ईमानदारी से मेहनत करूंगा, जम के मेहनत करूंगा, हर हालत में सिलेक्शन करवाना है, एक माइंड का फोर्स लगेगा आपका, उससे सेलेक्ट हो जाओगे पूरा का पूरा। तो हर काम फोर्स के द्वारा होता है, ये अपनों ने स्लाइड से भी सीख लिए, देखो आप। तो अपनी चर्चा कर रहे थे डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड का मतलब क्या है ये बता चुके हैं अपने। डाई का मतलब 2, और इसके भी 3 एग्जांपल याद रखने हैं आपको। इसमें भी क्वेश्चन कैसे बनेगा, इनमें से डाइसैकेराइड नहीं है, तो 3 तो है वाली दे देंगे, एक नहीं का दे देंगे। अब ये 3 कौन कौन से याद रखने हैं? एक तो गन्ने के रस के अंदर, गन्ने के रस के अंदर कौन सी शर्करा होती है? सुक्रोज होती है गन्ने के रस में। और ये जो डाइसैकेराइड है कौन कौन सी मोनोसैकेराइड से मिलके बनी होती है? तो ये मिलके बनी हुई है किससे? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इन दोनों से मिलके बनी हुई है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये ऐसा क्वेश्चन भी बन जाए कि जो सुक्रोज है, गन्ने का रस अपने पी रहे हैं, उसका पाचन हुआ तो कौन कौन सी शर्करा में टूट गया वो? तो ये तो ग्लूकोज बन गया और एक फ्रक्टोज बन गया। फिर दूसरी आती है माल्टोज। माल्टोज जो शर्करा है ये मक्के में मिलती है अधिकतर, और ये 2 ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बनी होती है। तो माल्टोज है, इसका मुख्य स्रोत क्या होगा? तो आंसर देना आपको मक्का। और कौन कौन सी शर्कराओं से मिलकर बन रही है?
ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। या सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि दो ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बनी हुई शर्करा कौन सी होती है, तो आंसर क्या जाएगा आपका, माल्टोज होती है। माल्टोज में दोनों ग्लूकोज के अणु होते हैं। और फिर आती है लैक्टोज। यह आप सबको पता है, मेरे को पता है। लैक्टोज वर्ड मिल्क के लिए आता है, दूध के लिए आएगा लैक्टोज। जैसे लैक्टोमीटर दूध के अंदर क्रीम निकालने से संबंधित होता है, तो लैक्टोज शर्करा होती है दूध के अंदर। अब लैक्टोज कैसी शर्करा है, डाइसैकेराइड है। क्यों शर्करा है डाइसैकेराइड, क्योंकि ये दो शर्करा के अणुओं से मिलकर बनी हुई है। तो लैक्टोज में दो शर्करा के अणु कौन कौन से होंगे, एक तो होता है ग्लूकोज और एक होता है गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो इनको वापस क्लियर कर लो। सबसे पहले अपनों ने ली थी सुक्रोज। सुक्रोज किस में है, गन्ने के रस में है। ये किस किस से मिलके बनी होगी, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। फिर मक्के में ली अपनों ने माल्टोज। माल्टोज किस किस से मिलके बनी हुई है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और दूध में डाइसैकेराइड कौन सी है, लैक्टोज। लैक्टोज किससे मिलके बनी हुई है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ये किस किस से मिलके बनी हुई, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम से। उसके बाद अपनी चर्चा करें तो ये एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम के अंदर, इनको एग्जाम्पलों को स्पेशल ध्यान में रखोगे। और दूसरा, आप लोगों का जो मेन टारगेट है पढ़ने का, वो यही है कि सिलेक्शन करवाना है। सिलेक्शन के लिए तो पढ़ रहे हो, किसके लिए, तो सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप सेलेक्टिव पढ़ोगे। आपको सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है एग्जाम व्यू से, कौन कौन सी चीजें आती है उन्हीं पे ज्यादा फोकस करना है और उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। अब सेलेक्टिव क्या पढ़े, तो ये हम आपको गाइड कर रहे हैं। हम जो बता रहे हैं उन पे पूरी आस्था रख के काम करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो सेलेक्टिव चीजों को पढ़ो और उनका बार बार रिवीजन करो, उनको टिप्स पे कर लो। बिल्कुल टिप्स पे कर लेंगे तो याद हो जाएगी और फिर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा आपका। इस तरह इन चीजों में थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी आपको। एक बार में याद नहीं होगा कि लैक्टोज किस किस से मिलके बनी हुई है, तो ये किस किस से मिलके बनी है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो बार बार आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और बार बार कोई चीज को अपने करते हैं तो बिल्कुल कंठस्थ हो जाती है। जैसे कई लोग होते हैं हनुमान चालीसा है वो पूरी पढ़ देते हैं, मुख्य जबानी याद होती है उनको, अर्थ पूछे तो अर्थ सर नहीं आता पूरा। कितना लंबा होता है हनुमान चालीसा, पूरी बोल देते हैं। याद कैसे हुआ, बार बार प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अभ्यास आप लगातार करोगे तो आपको बिल्कुल परफेक्शन आ जाएगा, आप पारंगत हो जाओगे। तो प्रैक्टिस करनी है मित्रों इनके साथ, ये जो भी एग्जाम्पल है। फिर अगली कैटेगरी अपनी ले रहे हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, और पॉली का मीनिंग आपको बताया था, अनेक शर्करा के अणु होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल देखें। एक तो एग्जाम्पल आता है ग्लाइकोजन। अपने बॉडी में जो भोजन का संग्रह होता है, ग्लूकोज के छोटे छोटे अनेक अणु है, वो मिलके एक बड़ा अणु बना देते हैं और उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो जंतुओं में भोजन का संग्रह किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और ग्लाइकोजन कैसी शर्करा है, पॉलीसैकेराइड है। ऐसे पौधे भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से उस भोजन को स्टोर करते हैं पौधे। और वो स्टोर किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। तो पौधों में भोजन का संग्रह किस रूप में हो रहा है, स्टार्च के रूप में हो रहा है। तो स्टार्च क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है, उसमें अनेक शर्करा के अणु है। ऐसे जैसे कुछ जानवर अपने देखते हैं, जैसे कॉकरोच है, चींटी है, कीट है अनेक प्रकार की, उनके ऊपर देखो कठोर सा आवरण होता है। जैसे चींटी है काली काली ब्लैक कठोर आवरण है, कॉकरोच के ऊपर ब्लैक ब्लैक सा होता है। तो कीटों का जो बाहरी कंकाल होता है कीटों का, वो बना होता है काइटिन से, काइटिन से मिलकर बना होता है। तो काइटिन भी एग्जाम्पल है पॉलीसैकेराइड का। तो तीन एग्जाम्पल लिए, जंतुओं में भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन, पौधों में भोजन का संग्रह स्टार्च, कीटों का बाहरी कंकाल काइटिन का बना होता है। यह भी पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल है। एक जैसे अपना शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, पौधों का शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है,
लेकिन पौधों की कोशिका के अंदर एक दीवार होती है जिसको कहते हैं सेल वाल, कोशिका भित्ति। अपने जंतुओं में नहीं होती वो। तो पौधों की कोशिका के अंदर जो सेल वाल होती है, कोशिका भित्ति, वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये सेल्यूलोज क्या है? एक तरह से पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं। ग्लाइकोजन, स्टार्च, पौधों में भोजन का संग्रह, कीटों का बाहरी कंकाल काइटिन, पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की। एक आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि जब क्लास के अंदर मैं थोड़ा सा रिवीजन कराता रहता हूं बार बार में, तो फुल एनर्जी के साथ बैठो आप। आधा अधूरा काम नहीं करना आपको। आधे अधूरे काम से आप कहीं कहीं नहीं रहोगे, ना तो आपका सिलेक्शन होगा और ना कोई प्राइवेट काम कर पाओगे आप। इसलिए बस करना है तो पूरी एनर्जी के साथ दम लगा लो आप, हर तरह से फुल कंसंट्रेट रहो। तो मैं हल्का हुल्का रिकॉल करता रहता हूं बीच बीच में, तो आपका क्लास में लर्न हो जाएगा। आप बाद में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है आपकी। तो इनको रिकॉल कर लो फटाफट से। जंतुओं में भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में, पौधों में भोजन का संग्रह स्टार्च, कीटों का बाहरी कंकाल काइटिन, और पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? पॉलीसेकेराइड के। पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल है। चलो आगे देखते हैं अपने। अब इसमें सामान्य व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट की जो डेली आवश्यकता होती है वो कितनी आवश्यकता होती है? कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए? आप कई क्वेश्चन को एग्जाम्स में थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे ना, समझदारी लगा दोगे तो आप सोल्व कर दोगे। अब जैसे डेली अपने सुबह शाम चपाती खाते हैं, अपने लगभग 4-4 चपाती तो लेते हैं अपने, लगभग 3-4 चपाती ले रहे हैं। तो सुबह शाम डग चपाती में कितना आटा लगा? लगभग ग्राम के अंदर, तो वो कितना होगा? लगभग 250 से 300 ग्राम। 250 से 300 ग्राम अपने को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, पर डे चाहिए अपने को। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिलेगी, इसको कैलोरी में लेना, किलो नहीं है, 4 कैलोरी। कितनी एनर्जी मिलेगी? 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो 1 ग्राम से 4 कैलोरी मिल रही है अपने, तो 250 ग्राम से कितनी हो जाएगी? लगभग 1000 कैलोरी हो जाएगी। तो 1000 कैलोरी से ज्यादा हो जाएगी, लगभग 1200 तक हो जाएगी, 300 मानेंगे तो वो अपने को कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट अपने लिए मेन एनर्जी का सोर्स है, ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। यदि अपने भूख हड़ताल कर दें या फास्टिंग कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं अपने, तो उपवास के दौरान, भूख हड़ताल के दौरान क्या नहीं ले रहे? खाना नहीं खा रहे, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे, तो क्या प्रॉब्लम होगी? कोई रोग होगा क्या? रोग नहीं होगा, बस व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोरी फील होती है, फिजिकली एंड मेंटली वीकनेस होगी, कोई रोग नहीं होता। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की यदि कमी होगी तो ऐसी कंडीशन में जो शरीर में अपने प्रोटीन है, मांसपेशियों के अंदर, त्वचा के नीचे चर्बी है अपनी, जो एक लिपिड के रूप में, वसा के रूप में संग्रहित है, तो वसा और प्रोटीन अपने को ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि ऊर्जा के स्रोत तीनों है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और वसा भी है, लेकिन मुख्य कौन है? कार्बोहाइड्रेट। और भूख हड़ताल के दौरान या उपवास के दौरान अपने कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे, तब अपने को एनर्जी प्रोवाइड कौन करेगा? तब एनर्जी अपने बॉडी की जो प्रोटीन है, फैट है, लिपिड, वसा, वो अपने को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये ध्यान रखा है कि भूख हड़ताल के दौरान, उपवास के दौरान शरीर की प्रोटीन टूटेगी, और प्रोटीन टूटेगी तो यूरिन के अंदर विशेष प्रकार के कण निकलते हैं। उन कणों को कहते हैं कीटोन कण, कीटोन पार्टिकल्स। उन कीटोन पार्टिकल्स की मात्रा जितनी ज्यादा निकल रही है, इसका मतलब शरीर का प्रोटीन ज्यादा टूट रहा है, और एक कंडीशन के बाद में मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जो भूख हड़ताल पे बैठे होते हैं उन लोगों का स्पेशल टेस्ट करते हैं, मेडिकली टेस्ट होता रहता है उनका। कोई व्यक्ति मर गया भूख हड़ताल के दौरान तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रहती है, तो उसका मेडिकली यूरिन से टेस्ट करते रहते हैं। तो यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा आने लगी तो उसकी जान जा सकती है, इस प्रकार से हैंडल करते हैं। और कुछ ऐसा भी होता है, कई बार भूख हड़ताल पे बैठे होते हैं, वो सोचते हैं रात के समय खाना खा लेते हैं कि कौन देखेगा अपने को,
तो उनका यूरिन में कीटोन पार्टिकल आता ही नहीं, उनके कीटोन कण नहीं आते, तो उनको कहते हैं आराम से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूरिन में कीटोन कण आने का मतलब एनर्जी, अपने को शरीर की वसा और प्रोटीन से एनर्जी मिल रही है। तो ये यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भूख हड़ताल या उपवास के दौरान शरीर की प्रोटीन के टूटने से जब ऊर्जा मिलती है तो मूत्र से कौन से पार्टिकल्स निकलेंगे? कीटोन पार्टिकल्स, कीटोन कण निकलते हैं। कीटोन कण यूरिन से निकलने लग जाते हैं, कीटोन कणों का उत्सर्जन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखें प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर ऐसा है कि आपको ऐसे समझना है कि जो कार्बोहाइड्रेट थे उसमें तो 3 तत्व थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 तत्व थे। लेकिन प्रोटीन में खूब तत्व होते हैं, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, खूब सारे तत्व होते हैं, उनसे मिलके बनता है। लेकिन आपको एक बेसिक बताते हैं बात कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन जैसे ऐसा क्वेश्चन बनता है, उसको कंसेप्ट को क्लियर करवा रहे हैं आपको कि दालों के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा क्यों होती है? दालों से मिलता है प्रोटीन अपने को देता है, तो दालों में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है क्यों? इसका रीजन क्या है? जैसे कोई भी पौधा है, जैसे लिया प्लांट अपने पास, दाल का कोई पौधा है, तो दालों की जड़ों के अंदर इस प्रकार से विशेष प्रकार का एक बैक्टीरिया होता है और उस बैक्टीरिया को बोलते हैं अपने राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम। ये बैक्टीरिया क्या करता है? वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को बदलता है नाइट्रेट में। नाइट्रोजन का परिवर्तन किसमें कर दिया? नाइट्रेट में कर दिया। और नाइट्रेट को पौधे ग्रहण करेंगे। पौधे नाइट्रोजन को सीधा नहीं ले सकते, सीधा लेते तो वायुमंडल में नाइट्रोजन खूब है, 78% है, तो यूरिया वगैरह डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती फसलों को, वायुमंडल से खूब ले लेता नाइट्रोजन। तो लेकिन नाइट्रोजन को सीधा नहीं ले सकता, किस रूप में लेगा? नाइट्रेट के रूप में लेगा। और दालों के अंदर एक विशेषता है कि ये बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता रहता है। और नाइट्रोजन प्रोटीन का मेन कंपोनेंट है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है प्रोटीन में। तो मुख्य तत्व पूछे आपको प्रोटीन में कौन सा होगा, आंसर क्या दोगे आप? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस, इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और उसको कौन सा बैक्टीरिया करता है? अधिकतर राइजोबियम। इस बैक्टीरिया को फायदा क्या होता है? हर काम फायदे के लिए करते हैं जीव। इस बैक्टीरिया को दालों से भोजन मिलता रहता है और ये दाल को क्या करता है? नाइट्रोजन देता रहता है। इस प्रकार का जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन को कहते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये। कैसा संबंध है? सहजीवी संबंध है। तो दालों के अंदर नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले जीवाणु ज्यादा होने के कारण प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब यदि अपने दालें उगाएंगे मिट्टी के अंदर तो मिट्टी में नाइट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए फसल चक्कर होता है, क्रॉप रोटेशन। जैसे गेहूं के अंदर नहीं है, गेहूं की जड़ों के अंदर ये राइजोबियम नहीं है, दालों में है, तो गेहूं के बाद में जैसे इस प्रकार से लगा देंगे, कुछ ऐसे पौधे लगा देंगे, दाल वाले लगा देंगे, मूंग लगा देंगे, मूंग है, चना है, मटर है, इस तरह से, तो वो वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो है वो नाइट्रेट को बढ़ा देंगे। अगली बार जब गेहूं होगी, जैसे मूंग के बाद गेहूं लगाई अपनों ने, तो इस कंडीशन में गेहूं को नाइट्रोजन ज्यादा मिलेगा मिट्टी से, तो प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो फसल चक्र का कंसेप्ट यही है। फसल चक्र में एक ऐसी फसल जिसमें नाइट्रोजन को स्टोर करने की क्षमता नहीं है, उसके बाद ऐसी फसल लगाते हैं कि दाल की हो, लेग्यूमिनेसी फैमिली बोलते हैं इसको, दाल का जो कुल है उसके पौधे लगा देते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो बैक्टीरिया का नाम याद रखना है आपको, कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम। और कैसा संबंध है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, सहजीवी संबंध है।
और पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन को बदलते हैं, नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं इस प्रकार। तो ये यहां पे समझाया गया पूरा का पूरा जो भी अपन ने चर्चा की थी। तो इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं उनको देखें। तत्व कार्बन भी है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि खूब सारे तत्व होते हैं। और ये सारे जो तत्व है ये मिलकर एक स्पेशल प्रकार के अम्ल बनाते हैं, उनको कहा जाता है अमीनो अम्ल। और अमीनो अम्लों के मिलने से क्या बन जाती है? प्रोटीन बन जाती है। तो प्रोटीन का निर्माण कौन से अम्ल से हो तो पूछे तो आंसर क्या दोगे आप? अमीनो अम्लों से प्रोटीन बनती है। और मेन कंपोनेंट जो होता है कौन सा तत्व होता है? तो आंसर जाएगा नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की अधिकता होती है प्रोटीन को बनाने के अंदर। इसके बाद अपने जैसे देखें, अब ये सारा शो कर रखा है, देखो जो भी अपनों ने चर्चा की थी। दालों की जड़ों में सहजीवी जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट किस में करेगा? नाइट्रेट में करेगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। इसीलिए दालें जो है प्रोटीन का क्या है? मुख्य स्तर है। लेग्यूम प्लांट्स बोलते हैं दालों को, लेग्यूम प्लांट इसलिए बोलते हैं कि इनकी जो फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट है, लेग्यूम प्लांट्स बोलेंगे, इसलिए दालों के अंदर होती है। और सबसे अधिक ज्यादा प्रोटीन दालों में किस में मिलेगी? तो वो मिलती है सोयाबीन के अंदर मिलेगी। सबसे ज्यादा प्रोटीन का यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम प्रोटीन का स्रोत वो कौन होगा, तो वो कौन है? सोयाबीन है। सोयाबीन का लगभग 40 से 50% भाग प्रोटीन होता है। तो दालों में सबसे रिच सोर्स है। और जो भी खिलाड़ी है, एथलीट्स वगैरह है, उनको एनर्जी प्रोटीन ज्यादा चाहिए, उनकी मसल स्ट्रांग होनी चाहिए, मांसपेशियों में प्रोटीन ही तो होता है अपना, तो उनको सोयाबीन अधिक से अधिक खानी चाहिए। रात के समय अपने ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अकेले सोयाबीन का स्वाद थोड़ा अजीब सा होता है। जैसे चने ले लो आप, चनों को भिगो दिया, एक दो थोड़ी बादाम डाल दी उसके अंदर और साथ में उसके अंदर सोयाबीन डाल दी और फिर उसको अंकुरित करा लो आप, तो रात भर उसको भिगो के रखो, सुबह खाओ उसको, एनर्जी आपको प्रोटीन के रूप में ज्यादा मिलेगी, आपकी मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाएगी, अच्छे प्लेयर बनोगे बिल्कुल, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रोटीन की कमी नहीं आती। तो 40 से 50% प्रोटीन है वो किस में है? सोयाबीन के अंदर होता है। इसके अलावा इसमें एग्जाम में क्वेश्चन और कैसे बनते हैं? पार्टिकुलर टाइप से पूछ लेंगे कि ब्लड के अंदर कौन सी प्रोटीन है। अब ब्लड में अपने कहते हैं ना हीमोग्लोबिन, जैसे इसका खून कम हो गया, खून कम होने का मतलब ये होता है कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो गया। तो हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन है, तो ब्लड में कौन सी प्रोटीन होती है? हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन होती है। चोट लग गई अपने, चोट लगने के बाद ब्लड बहेगा काफी देर तक और फिर एक थक्का सा जम जाएगा, क्लोटिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ब्लड का क्लोटिंग फॉर्मेशन होता है, रक्त का जो थक्का बनता है चोट लगने के बाद, वो किसके द्वारा बनता है? फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन के द्वारा। और रक्त को जमने से रोकती है एक प्रोटीन जिसको कहते हैं हिपेरिन, यहां लिख देता हूं मैं, देखो एक प्रोटीन होती है हिपेरिन। हिपेरिन प्रोटीन क्या करती है कि अपने शरीर के अंदर ब्लड लगातार घूम रहा है, यदि अंदर ब्लड जमा हो गया, अपना जम गया तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो अंदर ब्लड को जमने से रोकने का काम कौन सी प्रोटीन करती है? तो वो करेगी हिपेरिन। एंटी मतलब विपरीत, कोगुलेट, कोगुलेशन नहीं होने देगी, जमने नहीं देगी। तो एंटी कोगुलेट प्रोटीन कौन सी होती है? तो वो प्रोटीन कौन सी है? हिपेरिन होती है। नाखून है, बाल है, ये अपने किससे मिलके बने होते हैं? कीरेटिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। त्वचा है अपनी, स्किन, यदि ऐसा क्वेश्चन भी जनरल पूछ लिया जाए आपसे कि शरीर का सबसे बड़ा अंग बताओ, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो वो कौन होगी? त्वचा होगी।
और शरीर का आंतरिक अंग सबसे बड़ा कौन होता है? वो होता है लीवर। तो त्वचा अपना सबसे बड़ा अंग है, ऑर्गन है एक प्रकार से। तो ये किससे बनी होती है? कोलेजन प्रोटीन से बनी होती है। मांसपेशियां अपनी मसल्स है, इसमें दो टाइप की प्रोटीन होती है, एक तो एक्टिन और एक मायोसिन। इसको ट्रिक से याद कर लो। एक्टिव, मांसपेशियां एक्टिव होनी चाहिए अपनी, तो एक्टिन प्रोटीन, और एक मायोसिन प्रोटीन होती है। गुणसूत्र भी अपने हैं, क्रोमोसोम, जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों के अंदर भी प्रोटीन होती है, और वो होती है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में तो ये कुछ फेमस प्रोटीन आपको याद रखनी है। त्वचा के अंदर आपको बताया था भी मैंने, कोलेजन प्रोटीन होती है। बालों के अंदर है, नाखून के अंदर कौन सी है? केरोटिन प्रोटीन है, केरोटिन प्रोटीन। क्रोमोसोम्स के अंदर, गुणसूत्रों के अंदर हिस्टोन प्रोटीन। मांसपेशियों के अंदर एक तो एक्टिन और दूसरा कौन सी प्रोटीन है? मायोसिन प्रोटीन होती है। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखेंगे प्रोटीन से संबंधित। और इसके बाद अपने जैसे देखें प्रोटीन से संबंधित और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। और मांसपेशियों के बारे में सिंपल वर्ड है। मांसपेशियों में प्रोटीन कौन सा लिया था आप लोगों ने? एक्टिन और मायोसिन। मायोसिन इंपॉर्टेंट होती है बहुत ही, प्रोटीन मेन प्रोटीन वही होती है मायोसिन। तो मायो वर्ड ले लिया। तो मांसपेशियों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ मसल्स को क्या बोलेंगे? मायोलॉजी कहेंगे। मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स, मांसपेशियों का। अब जैसे अपनों ने बात की थी कि सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट तो लगभग 250 से 300 ग्राम लेना होता है, लेकिन प्रोटीन की जरूरत कितनी होती है? तो प्रोटीन की अपने को आवश्यकता होती है 50 से 80 ग्राम। 50 से 80 ग्राम प्रोटीन अपने को रूटीन में लेना जरूरी है। जो युवा व्यक्ति है उनको तो 100 तक ले लो, अच्छे रहेंगे। प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक लो, और जितना प्रोटीन ज्यादा लेंगे अपनी मसल्स अपनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। प्रोटीन एक शरीर का ढांचा बना रही है। कोशिकाओं की झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, गुणसूत्र है, ये सब प्रोटीन से तो मिली हुई है। तो कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी की यूनिट है, ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन होती है वो स्ट्रक्चरल है, शरीर की संरचना बनाने का काम करती है, ढांचा बनाती है अपना एक प्रकार से। मांसपेशियां है, ब्लड है, नाखून वगैरह, ये सब प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यदि प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम ली जाए, प्रोटीन कम ले रहे हैं बिल्कुल, शरीर में प्रोटीन की यदि कमी आ जाए तो कौन सी प्रॉब्लम होगी? तो वो ऐसी कंडीशन में यदि प्रोटीन बिल्कुल ही कम लिया गया तो मांसपेशियां, विशेष रूप से जो ग्रोइंग चाइल्ड है, बच्चे जो है, उनको प्रोटीन की जरूरत ज्यादा है। उनकी मांसपेशियां बन रही है, शरीर का निर्माण हो रहा है, उनका वृद्धि हो रही है, तो मांसपेशियां बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगी, लीन एंड थिन बिल्कुल। और पेट बाहर की तरफ आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, उसका सूजन सी आ जाती है। इस प्रकार के रोग को कहते हैं क्वाशियाकोर। तो इसको अच्छी तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो आप। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियाकोर रोग हो जाता है, क्वाशियाकोर रोग हो जाता है। और ये इमेज दिखा रखी है एक बच्चे की। इस इमेज में अपने देख रहे हैं बच्चे की मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर है, लीन एंड थिन पड़ा है बिल्कुल। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास नहीं हो पाएगा बच्चे का। प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा होती है। और दूसरा, प्रोटीन जो है उससे अपने को जो एनर्जी मिलती है, अभी चर्चा की थी अपनों ने, भूख हड़ताल है या उपवास के ऊपर है, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति हो तो प्रोटीन एनर्जी भी देती है, मांसपेशियों से एनर्जी मिलेगी अपने को। और वो एनर्जी 1 ग्राम से कितनी मिलती है? करीब 4 कैलोरी करीब मिलती है, 4 कैलोरी की एनर्जी मिलती है। और इसके अलावा इसमें चर्चा करें अपने, नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। क्वाशियाकोर रोग याद रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में आता है वसा के बारे में। वसा वाला जो सेगमेंट है, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड के बाद, लिपिड जो है वसा है। अब वसा का आपको नेचुरल तो पता ही है किस में होता है, घी और तेल में होती है। वसा अपने शरीर में काम क्या करती है, फंक्शन क्या है वसा का? तो वसा के खूब काम है। एक तो अपने विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे आगे, कि विटामिन जो है बी और सी तो जल में घुलते हैं, बाकी विटामिन है जैसे ए, विटामिन डी और ई, के,
इन विटामिनों को घोलने का काम करती है, विटामिन को घोलने में सहायक है। और दूसरा, यदि उपवास कर रहे हैं तो वसा से ऊर्जा भी मिलती है अपनी। दूसरा, वसा की मोटी चर्बी जो है, त्वचा के नीचे एक चर्बी होती है अपने, और वो जो कंबल की तरह काम करती है। जो शरीर का अंदर का तापमान है अपना 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फारेनहाइट, तो शरीर के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। कंबल की तरह शरीर के तापमान को मेंटेन रखेगी, ये काम है। दूसरा, जैसे एक एग्जांपल से बताता हूं आपको, समझ आ जाएगा। रसोई के अंदर अपने जैसे कुछ पदार्थ लेते हैं, जैसे कांच के गिलास है। अब कांच के गिलास जब मार्केट से लेके आते हैं तो उसमें देखा ना फोम सा होता है, उसकी चारों तरफ फोम के द्वारा पैकिंग किया होता है ताकि भिड़े के आपस में टूटे नहीं। ऐसे कप को पैकिंग करनी है तो अपने शरीर के अंदर के जो ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, उन आंतरिक अंगों के ऊपर वसा की चर्बी होती है ताकि आंतरिक जो अंग है उन पे कोई बाहरी चोट लग जाए तो वो डैमेज नहीं हो। तो वसा आंतरिक अंगों के ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। किडनी के ऊपर बना रही है एक आवरण, वो आवरण जरूरी है। कई बार क्या होते हैं, कई लोग जैसे मोटे ज्यादा है, वो मार्केट से इस प्रकार से अनेक दवाइयां आती है कि पतले हो जाओ, तो इस प्रकार की कुछ दवाइयां खा लेते हैं कि जो एसेंशियल फैट है, अपनी आवश्यक ऊर्जा है वसा की, किडनी के चारों तरफ की वसा है, यदि वो खत्म हो जाए तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस तरह के प्रोडक्ट से बचना चाहिए। वसा अपने लिए जरूरी भी है, आवश्यक वसा जो आंतरिक अंगों की सुरक्षा कर रही है वो शरीर से निकलनी नहीं चाहिए। तो आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना भी वसा का कार्य है। तो ये इसके खूब सारे काम हो जाएंगे। तो वसा के प्रमुख स्रोत पूछे जाए, मेन सोर्स कौन है? मेन सोर्स दो ही है, एक तो घी है और एक तेल है। घी से वसा मिलती है अपने को और तेल से मिलती है। और कार्य के रूप में देखें तो वसा एक अपने शरीर के ऊपर त्वचा का क्या बनाती है? आवरण बनाती है। और शरीर का आंतरिक तापमान अभी बात किया था, ये टेम्परेचर याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ही। 37 डिग्री सेल्सियस अपना टेम्परेचर होता है बॉडी का, 37 डिग्री सेल्सियस ये समान रहना चाहिए। अंदर का तापमान 37 से ऊपर भी नहीं होना चाहिए, 38 भी नहीं होना चाहिए, 36 भी नहीं होना चाहिए। एक टेम्परेचर मेंटेन करने का जो काम कर रखा है वो भी वसा उसको करने में क्या है? सहायता करती है। और दूसरा, आंतरिक अंगों की क्या करती है? सुरक्षा करती है। ये जो अगला बता रखा है अपनों ने, वसा किडनी जैसे अंगों की क्या करती है? सुरक्षा करती है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। और कौन कौन से विटामिन को घोलने में सहायक है इसकी भी चर्चा भी अपनों ने की थी। विटामिन ए, डी, ई, के। आप एक देखो टेक्निक से याद कर लो आप, जैसे बस है बीसी, बीसी को याद कर लो बस, और कोई बस है वो पानी में गिर गई, पानी के अंदर कोई गिर गई बस, तो बस तो किस में घुलेगी? जल के अंदर। ऐसे याद कर लो टेक्निक के रूप में, बीसी बस, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं और बाकी जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील होते हैं। इन विटामिनों को घोलने का काम करती है। और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई अपने शरीर में, उस कंडीशन में अपने जैसे खाना नहीं खा रहे तो शरीर की जो चर्बी है वो क्या प्रदान करेगी? ऊर्जा प्रदान करने का काम भी करती है, एनर्जी प्रोवाइड भी करेगी एक प्रकार से। और 1 ग्राम वसा से बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है अपने को, 9.3 किलो कैलोरी, सॉरी कैलोरी, 9.3 कैलोरी एनर्जी मिलेगी अपने को। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1 ग्राम पदार्थ है अपने पास, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 1 ग्राम प्रोटीन है, 1 ग्राम वसा है, तो इनसे जो ऊर्जा मिल रही है इनका क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो मिलेगी वो वसा से मिलेगी अपने को, 9.3 कैलोरी। उससे कम मिलेगी प्रोटीन से, और सबसे कम जो मिलेगी 1 ग्राम पदार्थ की चर्चा करें तो वो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। ये क्रम रहेगा इसमें, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम पदार्थ के आधार पर। 1 ग्राम पदार्थ को लिया अपने, 1 ग्राम जो पदार्थ है, जो वसा है वो तो कितनी दे रही है? 9.3, और प्रोटीन है वो लगभग होता है 4.1, और कार्बोहाइड्रेट से होता है 4।
थोड़ा सा डिफरेंस है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में से, लेकिन यहां बड़ा डिफरेंस आ रहा है। वसा जो है वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लगभग 2.5 गुना एनर्जी ज्यादा देती है, एनर्जी ज्यादा देती है। लेकिन वसा को पचाना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। जो पाचन तंत्र बात की थी अपनी, बाइल जूस पितरस है, वो वसा को पचाने में क्या करता है, सहायता करता है। फिर आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अपने, और वसा का यदि अपने ज्यादा सेवन करें, घी तेल बहुत ही ज्यादा खाएं और शारीरिक व्यायाम कम करें, तो वसा क्या हो सकती है, जो अपनी ब्लड वेसल्स होती है, रक्तवाहिनियां, आर्टरीज, वेन्स वगैरह, उन रक्तवाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल का जमा होने से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये स्पेशल ध्यान, अधिक वसा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो वसा का अधिक सेवन करेंगे तो किसका जमा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल के जमाव से किसकी संभावना बढ़ जाएगी, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, हार्ट डिजीज ज्यादा हो जाती है, हार्ट अटैक है, अनेक हार्ट अटैक वगैरह। और वसा जो है, जैसे अपनों ने बात की थी प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन का निर्माण तो होता है अमीनोमल से, वसा का निर्माण किससे होता है, तो वसा का निर्माण होता है वसीय अम्ल से या फैटी एसिड, फैटी एसिड वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, दो से होगा। तो वसीय अम्ल होगा, इंग्लिश में फैटी एसिड बोलेंगे, और दूसरा ग्लिसरॉल, इन दोनों से मिलके क्या बनती है, वसा बनती है। और यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वसा का पाचन हुआ, तो पाचन होने के बाद वसा किस में बदल जाती है, तो जिनसे बनी हुई योनि में बदल जाएगी। तो वसा टूट के वसीय अम्ल फैटी एसिड और किस में टूट जाती है, ग्लिसरॉल के अंदर टूट जाती है। तो ये अपनों ने कंपोनेंट वसा के बारे में बात की। उसके बाद अपने जैसे देखें नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, विटामिन्स, ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका, विटामिन्स वाला। इस विटामिन्स के सेगमेंट को भी अपने नेक्स्ट क्लास में लेंगे। यहां तक का जो पार्ट अपनों ने पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनको अच्छी तरह से रिकॉल कर देना, और फिर अपने नेक्स्ट सेगमेंट लेंगे, विटामिन का सेगमेंट लेंगे।